हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लास 7 ज्योग्राफी से चैप्टर नंबर 4 एयर। तो आज हम एयर के बारे में पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एयर इन द एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। फिर हम देखेंगे विंड क्या है, विंड की टाइप्स कौन कौन सी हैं, और मॉइस्चर जो है एटमॉस्फेयर में वो क्या है। इस तरीके से हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एयर। एयर क्या है? हवा है जो हमारे चारों ओर फैली हुई है, जो सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्लांट नीड्स नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। प्लांट को रहने के लिए नाइट्रोजन चाहिए। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, जो कि प्लांट्स डायरेक्टली नाइट्रोजन एयर से नहीं ले सकते। इसलिए बैक्टीरिया दैट लाइव्स इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम plants take nitrogen from the air and change its form so that the plant can use it। उसके बाद कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रोजन को एयर में फिक्स करते हैं, जो कि फिर प्लांट उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम कंपोजिशन देखें एयर की, तो एयर में नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, 78%। ऑक्सीजन जो है 21%, जो कि बहुत ही काम की हवा है, एयर है, गैस है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.93% और अदर गैसेस जो है हमारे 0.14%। तो इस तरीके से एयर की जो कंपोजिशन है हमारे एटमॉस्फेयर में है। अब अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में देखेंगे, तो एटमॉस्फेयर इज़ डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। पहले वाले को हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, उसके ऊपर स्ट्राटोस्फेयर, उसके ऊपर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर जो है उसको ट्रोपोस्फेयर जाना जाता है। ट्रोपोस्फेयर की एवरेज हाइट जो है वो 13 किलोमीटर है। द एयर वी ब्रीथ एग्जिट हेयर। हवा जो सांस लेने में और हमारे एटमॉस्फेयर में ज़रूरी है, ये ट्रोपोस्फेयर ही है। वेदर फिनोमेना जितने भी होते हैं, जैसे रेनफॉल हो गया, फॉग, हेलस्टॉर्म, ये इसी ट्रोपोस्फेयर के अंदर होते हैं। ट्रोपोस्फेयर के बाद आता है स्ट्राटोस्फेयर। स्ट्राटोस्फेयर का जो एक्सटेंड है वो 50 किलोमीटर है। ये फ्री फ्रॉम क्लाउड्स और जितने भी वेदर फिनोमेना हैं वो ट्रोपोस्फेयर में होते हैं, ये उन सारे फिनोमेना से फ्री रहता है। और ये ट्रोपोस्फेयर जो है ये आइडियल है एरोप्लेन के फ्लाइंग के लिए। एरोप्लेन जितने भी हैं वो सारे इसी स्फीयर में चलते हैं। कंटेन अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। तो ओजोन गैस जो हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है वो इसी स्ट्राटोस्फेयर में मिलती है। उसके बाद की जो लेयर आती है वो है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर का जो एक्सटेंड है वो हाइट ऑफ 80 किलोमीटर तक है। और मेटीरोड्स जो जितने भी होते हैं ये इसी जगह बर्न होते हैं, जो स्पेस से हमारे एंटर करते हैं मेसोस्फेयर के अंदर। मेसोस्फेयर के बाद है थर्मोस्फेयर। टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग इन हाइट। यहाँ पे ये खासियत रहती है कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी वैसे वैसे टेम्परेचर भी क्या होती है, इंक्रीज होते रहता है। आयनोस्फेयर इज़ अ पार्ट ऑफ दिस। आयनोस्फेयर जो है इस थर्मोस्फेयर का एक पार्ट है। इसका जो एक्सटेंड है 18 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच रहता है। हेल्प इन रेडियो ट्रांसमिशन। तो रेडियो ट्रांसमिशन की जितनी भी वेव्स होती हैं ये सारी इसी थर्मोस्फेयर या आयनोस्फेयर में रहती है। रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर अफेक्टेड बैक बाय दिस लेयर। और यहाँ से जो रेडियो वेव्स अर्थ से आती हैं वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होती फिर बैक भेजी जाती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। इसके बाद एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर जो है वेरी थिन एयर है। लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर। तो कुछ लाइट गैसेस जैसे हीलियम और हाइड्रोजन जो है वो इस एक्सोस्फेयर में एग्जिस्ट करती हैं। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब हम देखेंगे टेम्परेचर वेरिएशंस एटमॉस्फेयर के अंदर किस तरीके से रहती है। द टेम्परेचर एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर इज इंसोलेशन। द इंसोलेशन क्या है? द कमिंग ऑफ सोलर रेडिएशन। और किस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है टेम्परेचर ओवर द अर्थ सरफेस के ऊपर।
इंसोलेशन इज़ द इनकमिंग ऑफ सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। तो इंसोलेशन क्या है? जो सोलर की एनर्जी, जो सन की एनर्जी अर्थ के ऊपर आती है और इंटरसेप्ट करती है अर्थ, उसको इंसोलेशन बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। इंसोलेशन का जो अमाउंट है वो इक्वेटर से फिर पोल की तरफ क्या है, कम होते चलता है, डिक्रीज होते चलता है। द स्टैंडर्ड यूनिट इज़ मेजरिंग टेम्परेचर इन द डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को मेजर करने का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है डिग्री सेल्सियस। इट वाज इन्वेंटेड बाय द एंड्रेज सेंसिस। इसको इन्वेंट किसने किया था थर्मामीटर को? एंड्रेज सेंसिस ने। अब एयर प्रेशर के बारे में देखेंगे। एयर प्रेशर, द हाइट एट द सी लेवल एंड डिक्रीजेज विद द हाइट। जो एयर प्रेशर होता है, जो एटमॉस्फेयर की एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर, उसे हम लोग प्रेशर के नाम से जानते हैं, एयर प्रेशर। उसके बाद एयर प्रेशर ज़्यादा सी लेवल के ऊपर रहता है और जैसे जैसे हाइट डिक्रीज़ होते चलती है, प्रेशर भी क्या होते चलता है, डिक्रीज होते चलता है। हॉरिजेंटली इन्फ्लुएंसेस बाय द टेम्परेचर ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेस। अब हॉरिजेंटली क्या है? टेम्परेचर और जो एयर प्रेशर है वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर लो होगा, प्रेशर लो होगा तो टेम्परेचर हाई होगा। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर। लो प्रेशर जब होगा तो आकाश, स्काई में, आसमान में क्या होंगे, बादल होंगे और बारिश का माहौल रहेगा। लो टेम्परेचर होगा तो एयर क्या होगी, कोल्ड एंड हैवी होगी हाई प्रेशर एरियाज़ में। हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद द क्लियर एंड सनी स्काई। जब प्रेशर हाई रहेगा तो जो स्काई है हमारा वो क्या रहेगा, साफ रहेगा। एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू द लो प्रेशर एरिया। तो हवा की ये खासियत है कि वो ऑलवेज फ्लो कहाँ करती है, हाई प्रेशर एरिया टूवर्ड्स द लो प्रेशर एरियाज। अब विंड। विंड क्या है? मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया। तो विंड क्या है? जब हवा जो है वो मूव करती है हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया की तरफ, उसको हम विंड के नाम से जानते हैं। विंड कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। अब विंड को हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। परमानेंट विंड्स हैं, सीजनल विंड्स हैं और फिर लोकल विंड्स हैं। अब परमानेंट विंड्स में हमारा ट्रेड विंड्स आती है जिसमें वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज विंड आती है, ब्लोइंग कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द एयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शंस। वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज वो विंड होती हैं जो परमानेंट है, पूरे साल कॉन्स्टेंटली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारे प्लैनेट के ऊपर चलती रहती हैं। ऐसी टाइप्स की विंड को हम परमानेंट विंड्स के नाम से जानते हैं। परमानेंट विंड्स के बाद हमारा आता है सीजनल विंड। सीजनल विंड्स वो होती है जो सीजन के अकॉर्डिंग टू चलती हैं, ऐसे विंड्स को हम सीजनल विंड कहते हैं। दिस विंड्स चेंजेस देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन। ये विंड की ये खासियत है कि चेंज ऑफ सीजन के साथ ये अपनी डायरेक्शंस को भी क्या करती हैं, चेंज कर लेती हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है मानसून्स। मानसून ऐसी विंड्स हैं जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में चलती हैं और ज़्यादातर ये गर्मियों के मौसम में जून और जुलाई के सीज़न में चलती है। ये सीजनल विंड के नाम से जानी जाती है। सीजनल विंड के बाद फिर थर्ड जो है वो आती है लोकल विंड्स। अब लोकल विंड्स क्या है, वो लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ डे और एयर इन अ स्मॉल एरिया। तो ऐसे विंड्स जो एक पर्टिकुलर एरिया में बड़े शॉर्ट पीरियड के लिए चलते हैं, एक छोटे से एरिया में, उन्हें हम लोकल विंड के नाम से जानते हैं। जैसे लैंड एंड सी ब्रीज। लैंड ब्रीज वो हवा जो ज़मीन के ऊपर चलती है और सी ब्रीज वो हवाएं जो समंदर के ऊपर चलती हैं। हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, इट इज़ कॉल्ड लू। लू जो कि एक गर्म हवा है, ज़्यादातर गर्मियों के सीजन में इन द मंथ ऑफ मई और जून इंडियन नॉर्दर्न प्लेन में चलती है। उन विंड्स को हम लू के नाम से जानते हैं। तो लू जो है ये भी एक लोकल विंड का एग्जाम्पल है। उसके बाद है हमारा मॉइस्चर क्या है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द एयर जो होती है उसको हम मॉइस्चर के नाम से जानते हैं। और मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज़ नोन एज ह्यूमिडिटी।
तो एयर में जो मॉइस्चर होता है उसे ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। व्हेन द एयर इज़ फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट अ ह्यूमिड डे। जब हवा जो है वाटर वेपर से फुल रहती है उसे हम ह्यूमिड डे कहते हैं। एज द एयर गेट्स वार्मर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर्स इंक्रीजेज। जब हवा गर्म रहती है तो उसको वाटर जो है होल्ड करने की कैपेसिटी क्या है, इंक्रीज़ हो जाती है। एंड सो इट बिकम अ मोर एंड मोर ह्यूमिड, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमिड होते चलती है। प्रेसिपिटेशन क्या है, दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। प्रेसिपिटेशन क्या है, जब एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर जो है वो किसी शक्ल में अर्थ के ऊपर क्या कहता है, अर्थ के ऊपर गिरता है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म हो, चाहे सॉलिड फॉर्म हो, चाहे गैसेस फॉर्म हो, तो उसे हम प्रेसिपिटेशन के नाम से जानते हैं। अब प्रेसिपिटेशन में रेन हो सकता है, हेल स्टॉर्म हो सकता है, स्नोफॉल हो सकता है, फिर फॉग हो सकती है, स्मॉग हो जाती है। ये सब हमारे प्रेसिपिटेशन के एग्जांपल्स हैं जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है जब अर्थ के ऊपर गिरता है इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। ऑन द बेसिस ऑफ द मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। अब अगर हम रेनफॉल को डिस्ट्रीब्यूट करें तो रेनफॉल जो है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉल। अब कन्वेक्शनल रेनफॉल वो रेनफॉल होती है जो कि अर्थ की जो लेयर है, जो अर्थ की सरफेस है, गर्म होने से जो वाटर है अर्थ का वो क्या होता है, इवेपोरेट होता है, फिर आगे जैसे कि कंडेंसेशन होती है, कंडेंसेशन से फिर प्रेसिपिटेशन होती है। तो इस तरीके की जो रेनफॉल होती है उसको हम कन्वेक्शनल रेनफॉल के नाम से जानते हैं। ओरोग्राफिक रेनफॉल वो रेनफॉल होती है वो ज़्यादातर माउंटेन एरियाज़ में होती है। और साइक्लोनिक रेनफॉल वो रेनफॉल होती है जो साइक्लोन्स की वजह से ज़्यादातर जो कोस्टल एरियाज़ है वहाँ पे होती है। तो इस तरीके से 3 टाइप की रेनफॉल हमें देखने को मिलती है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, द एयर